तो दिवाली के बाद उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार फिर से परवान चढ़ता हुआ उसमें दिख रहा है। पार्टी प्रत्याशी जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं स्टार प्रचारक ने चुनाव कमान संभाल लिया है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इलाके का चुनावी हाल बता रहे हैं, जरा देखते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान में अलग अलग जिलों में दिवाली के बाद उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जो है वो फिर से तेज हो गया है। पार्टी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। स्टार प्रचारक ने चुनाव कमान अब संभाल लिया है। अपने मुद्दे को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और जनता की आवाज भी सुन रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इलाके का चुनावी हाल बता रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं जो इसी खबर पर और जानकारी देंगे। मुबारक खान हैं जयपुर से, मुदत गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवीश टेलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो मुबारक और सोलंकी जी भी हैं हमारे साथ उदयपुर से। तो मुबारक, एक बात बताइए कि वहाँ पर जयपुर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? पार्टी प्रत्याशी जो हैं जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट रहे हैं, अपने प्रॉमिसेस रख रहे हैं। जनता का इस बार रुझान क्या है जयपुर में? देखिए, चुनाव होने जा रहे हैं और फिलहाल झुंझुनू सीट पर हैं और वहां की अगर बात करें तो देखिए इस सीट पर दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले वर्ष 1996 में इस सीट पर उपचुनाव हुए थे जहां बीजेपी के डॉक्टर मूल सिंह शेखावत चुनाव जीतकर आए थे और इस बार एक बार फिर 2024 में ये दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है जहां कांग्रेस बीजेपी सहित एक निर्दलीय के तौर पर राजेंद्र गुडा जो कि पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री भी रहे और अब निर्दलीय ताल ठोकी। हालांकि पिछली बार उदयपुर वाटी से वो विधायक थे और मंत्री बने थे और इस बार निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ रहे हैं झुंझुनू सीट से। तो इस बार की अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी के लिए भी राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि ये झुंझुनू जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। इस सीट पर शीशराम ओला, ब्रजेंद्र ओला और अब उनके पुत्र अमित ओला को जो है पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है क्योंकि ब्रजेंद्र ओला सांसद बन चुके हैं। पहले वो यहाँ से विधायक थे और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा और वो यहाँ से जीत कर आए। ऐसे में उनके सांसद बनने के चलते ये सीट खाली हो और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। उनके बेटे को अब चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी ने राजेंद्र बांबू को मैदान में उतारा है। राजेंद्र बांबू को 2018 के चुनाव के दौरान जो है बीजेपी ने टिकट दिया था और यहां से वो चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं सके। उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो फिर से यहां से चुनाव हारे। लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। हालांकि इस सीट पर बताया जा रहा है कि बीजेपी को आंतरिक जो कलह है उसका सामना जरूर करना पड़ सकता है और काफी चुनौती भरा बीजेपी के लिए ये चुनाव रहने वाला है झुंझुनू सीट पर। वहीं कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक माना जाता है अल्पसंख्यक समाज और एसटी एससी, लेकिन इस बार ये दोनों ही जो कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से कांग्रेस से नाराज नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कांग्रेस इस डेंट को कैसे जो है रोक पाती है, इस डैमेज को कैसे रोक पाती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दोनों पार्टियों की जो इस तरह की राजनीति चल रही है इस सीट पर उसका फायदा कहीं ना कहीं निर्दलीय के तौर पर राजेंद्र गुडा उठाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं और वो बीजेपी और कांग्रेस को लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र गुडा अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं कि कैसे वो इस सीट पर जीत सकते हैं। हालांकि अभी 10 दिन वोटिंग को लेकर है। 13 नवंबर को जो है मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, उस समय ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी। जी चलिए ठीक है मुबारक, मैं आपके पास आता हूं, रवीश टेलर जी के पास चलना चाहेंगे। रवीश जी, आप कौन सी सीट के बारे में बात कर रहे हैं? और एक सबसे जो प्रमुख सवाल यही है कि जनता का रुझान, क्योंकि अब ज्यादा दिन ज्यादा बचा नहीं है, जनता किसके तरफ ज्यादा दिख रही है आपको? बात अगर हम देवली उनियारा सीट की जाए जहां पर उपचुनाव है, आजादी के बाद ये पहला जो है उपचुनाव है। देवली उनियारा की जनता जहां 3,02,721 मतदाता है वो अपने मतदान करेंगे। 10 दिन बचे हैं। उस सूरत में जब 3 प्रमुख जो प्रत्याशी है, 8 प्रत्याशी मैदान में है लेकिन 3 महत्वपूर्ण प्रत्याशी है त्रिकोणात्मक मुकाबले की तरफ इस मुकाबले को ले जाते नजर आ रहे हैं।
राजेंद्र गुर्जर बीजेपी थे जो 2013 से 18 तक विधायक रह चुके हैं। कस्तूर चंद मीणा जो कि कांग्रेस का चेहरा है, वो पहला चुनाव है उनके जीवन का। उन्होंने पहले बीजेपी से भी प्रयास किए थे टिकट के, लेकिन अब जो है कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। वहीं नरेश मीणा जो 2023 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भैया के लिए मुसीबत खड़े करते नजर आए थे, वही अब जो है यहाँ पर निर्दलीय के रूप में ताल ठोक चुके हैं। और प्रचार का अगर बात करें, प्रचार क्योंकि अब जो है मतदाताओं के दर पर दस्तक दे रहे हैं प्रत्याशी और लगातार घरों पर पहुंचकर जो है प्रचार कर रहे हैं, मनोहार कर रहे हैं। दीपावली के त्योहार पर भी जो है सभी जो 8 प्रत्याशी वो फील्ड में नजर आए, उन्होंने किया। बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर जिनकी एक छवि है कि वो जनता के बीच रहते हैं, जनता के फोन उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसकी 2 बड़ी वजह है कि 7 एमएलए 7 मंडलों पर जो है प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 2 मंत्री, चाहे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की बात हो या जलदाय मंत्री जो है कन्हैयालाल नागर की बात हो, दोनों ही मंत्रियों ने जो है यहाँ पर डेरा जमाया हुआ है। लगातार जो है मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है। माइक्रो मैनेजमेंट की जो बीजेपी बात करती है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं राजेंद्र गुर्जर की हम बात करें तो राजेंद्र गुर्जर एक ऐसा चेहरा है जो इस चुनाव प्रचार, क्योंकि 2013 से 18 तक विधायक रह चुके हैं, जनता के बीच उनकी छवि अच्छी है। तो फिलहाल जो है कांग्रेस के 2 जो प्रत्याशी एक तरह से कहते हैं कि निर्दलीय के रूप में, चाहे नरेश मीणा हो या फिर जो है कस्तूर चंद मीणा हो, तो कहीं ना कहीं वोट डिवाइड होता नजर आ रहा है। उसका सीधा फायदा इस सीट पर बीजेपी को मिलेगा। ये ऐसा क्योंकि दोनों पार्टियां जो है अपने जो अंतर विरोध है या जैसे गुटबाजी कहते हैं उससे भी जूझ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और संगठन ने कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध को दबा लिया है। भले ही जो है पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी की नाराजगी हो इस सीट पर, विजय बैसला अब तक नजर नहीं आए हो, लेकिन यही हाल कांग्रेस का भी है। जिन लोगों ने 22 लोगों ने टिकट मांगा था उनमें से अधिकांश लोगों जो है वो फील्ड से गायब हैं और पार्टियां जो है कहीं कहीं एक दूसरे नेताओं पर जो है गुटबाजी का फायदा उठाकर सेंध भी लगाना चाहती है। आदित्य, चलिए ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। मुदित गौर जी के पास चलना चाहेंगे। मुदित, आप कौन सी सीट के बारे में बता रहे हैं? आकलन क्या है वहां पर और क्या कुछ चुनाव प्रचार चल रहा है वहां पर? मुदित, जरा आप अगर अनम्यूट कर देते, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अपनी बात बताएं। जी बिल्कुल, रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो रामगढ़ विधानसभा सीट जो है वहां पर ये बात साफ है कि वहां पर दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। पहले भी वहां पर उपचुनाव हुआ है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को उठाना पड़ा था। और अब जो उपचुनाव है यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ पर कांग्रेस से जो विधायक थे जुबेर खान, उनके निधन के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। और जो पूरा समीकरण है यहाँ 1990 से लगातार कांग्रेस ने यहाँ पर जुबेर खान के परिवार को टिकट दिया है। जुबेर खान शुरू से चुनाव लड़ते रहे। 18 में यहाँ पर उनकी पत्नी जो है साफिया खान वो यहाँ से विधायक रही, लेकिन अब जब जुबेर खान का निधन हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर 23 में भी उपचुनाव में उन्होंने यहाँ से उन्हीं के बेटे आर्यन खान को टिकट दिया गया है। और भाजपा की बात अगर करें तो भाजपा ने यहाँ पर सुखवंत सिंह जो कि अभी 2023 में यहाँ पर बागी रहे थे, एएसपी से चुनाव लड़े थे, उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। और जो जयाऊजा है उनको टिकट काट करके इस बार सुखवंत सिंह को टिकट दिया गया है। लेकिन भाजपा इस बार एक प्लस पॉइंट में सामने आई है कि भाजपा अपने बागियों को मनाने में पूरी तरह से कामयाब रही है। जो बागी चुनाव मैदान में आना चाह रहे थे उन सभी के मनोहार में जो भाजपा के नेता हैं वो पूरी तरह से सक्षम नजर आए हैं। इस बार भाजपा के बागियों की जो संख्या है वो ना के बराबर है और जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच का ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2,71,000 मतदाता इस क्षेत्र के हैं और 384 मतदान केंद्रों पर यह मतदान होगा और इसकी पूरी तैयारियों में। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र है, तो यहाँ पर इन चीजों को देखते हुए अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों की जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। 196 बूथ ऐसे हैं जहां पर प्रशासन को पूरी सख्ती बरतनी पड़ती है। किसी तरह से कुछ गांव ऐसे हैं जहां एक ही जाति विशेष के लोग हैं और सभी जगहों पर अलग पर्टिकुलर एक ही जाति के लोग होने के कारण भी वहां पर बूथों में इस बात को लेकर के संशय बना रहता है कि किस तरह की वोटिंग में कहीं कोई व्यवधान ना हो। तो प्रशासन को भी काफी बेहतर मशक्कत करनी पड़ती है। और चुनाव की अगर बात की जाए तो अब चुनाव में महज कम समय होने के चलते इस बार दीपावली के त्योहार पर भी नेताओं ने प्रचार नहीं छोड़ा है।
और जो लगातार बड़े नेता हैं, जैसे अलवर से अगर बात करें तो अलवर के जो सांसद और पूर्व यहाँ के केंद्रीय मंत्री वर्तमान में हैं भूपेंद्र यादव, वो लगातार यहाँ पर दीपावली पर भी आए, लोगों से मुलाकात की, मिलन समारोह में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस से रहे थे, वो भी लगातार अब यहाँ पर प्रचार में जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो अलवर से हैं, वो भी इस प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि जुबैर खान जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं। तो इस बार जो यहाँ का मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बीच में भी देखने को मिल रहा है। जी चलिए ठीक है। विपिन सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं। विपिन, ग्राउंड जीरो से आप सब इलाके का चुनावी हाल बता रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति, किस विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सलूमबर जिला जो कांग्रेस सरकार के समय घोषित हुआ, उसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर लगातार 3 बार से विधायक रहे अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नया चेहरा उतारा गया है रेशमा मीणा के रूप में, और कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरफ से सहानुभूति फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की पत्नी शांता देवी मीणा को मैदान में उतारा है। बात करें यहाँ के जो इन दिनों जो चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं पे तो पलड़ा भारी भाजपा का ही नजर आ रहा है, क्योंकि एक बात तो यह है कि 3 बार से लगातार भाजपा का जीतना यहाँ पर है। मेवाड़ भाजपा का गढ़ माना जाता है और सलूमबर सीट से 3 बार लगातार भाजपा जीत रही। दूसरा सहानुभूति फैक्टर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अमृतलाल मीणा का सलूमबर और उनके जो क्षेत्र है उनमें थोड़ा भारी बहुमत है, इस वजह से शांता देवी मीणा के पक्ष में। लेकिन इधर बात करें कांग्रेस की तो रेशमा मीणा नया चेहरा है, वो प्रधान का चुनाव जरूर लड़ चुकी है, लेकिन इससे ऊपर किसी बड़ी सीट पर या फिर बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है। प्रधान के चुनाव में प्रधान आपकी वर्तमान में भी प्रधान है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस में रघुवीर सिंह मीणा जो इस एरिया के जनजातीय क्षेत्र में दिग्गज नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, एक तरह से लीडरशिप उनकी रही है, CWC सदस्य भी रहे हैं यहाँ से और सांसद भी रहे और विधायक भी रहे हैं सलूमबर से। तो उनका टिकट काटने के बाद रेशमा मीणा को देना समर्थन रघुवीर सिंह मीणा का ऊपरी तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना पर्चा भी भरा था, नामांकन भरा था, उसमें भी रघुवीर सिंह मीणा ने दूरी बनाई रखी थी। जो उनके कार्यकर्ता है, उनके समर्थक है, उन्होंने भी दूरी बनाई रखी थी। लेकिन अब जो है कि ये जो फूट की स्थिति थी उसको डैमेज कंट्रोल कांग्रेस धीरे धीरे कर रही है और अभी पंचायत स्तर पर कांग्रेस की तरफ से प्रभारी नियुक्त कर दिए। 89 प्रभारी टोटल कांग्रेस ने नियुक्त कर दिए हैं। उसके बाद उन प्रभारियों की सोमवार से मीटिंग शुरू कर दी जाएगी। और इधर भाजपा की बात करें तो दीपावली स्नेह मिलन के रूप में लोगों से मिल रही है और लोगों से जो चर्चाएं हैं, चुनावी चर्चाएं और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 10 महीने कार्यकाल की जो योजनाएं हैं उनको बताकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल आप सबसे लेना चाहूँगा, एक एक करके रोटेट करके आते हैं। सबसे पहले मुबारक के पास आएंगे। मुबारक, एक बात बताइए कि ग्राउंड जीरो से आप हमारे जो चुनावी हाल है वो बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, क्या अहम मुद्दे, और ये सबके लिए यही सवाल मेरा सबसे रहेगा कि आप क्या जनता के अहम मुद्दे क्या हैं जिस पर वो वोट देंगे? देखिए आदित्य, ये जो उपचुनाव है जो 7 सीटों पर होने जा रहा है, इससे खास तौर पर सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। अगर हम देखें तो देखिए इन 7 सीटों की हार और जीत से ना तो सरकार गिरनी है और ना ही कोई नई सरकार बनेगी। तो ये दोनों पार्टियों के दिमाग में जरूर है। बीजेपी अपने 10 महीने के कार्यकाल को गिनाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस 10 महीने की विफलताओं को सबके सामने लेकर आ रही है। जिस तरह बीते दिनों पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम इनके मोदी सरकार के 10-11 सालों की बात करेंगे और राज्य सरकार के 10 महीनों की बात करेंगे और इन तमाम चीजों को लेकर 7 सीटों पर प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे सरकार की विफलताओं के बारे में। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम हमारे 10 महीने का जो कार्यकाल है उसको जनता के सामने रखेंगे, चाहे वो पानी बिजली की समस्याओं को खत्म करने की बात हो, किसानों को समय पर बिजली देने की बात हो या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात हो। क्योंकि राजस्थान में बीते 2023 के विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दे रहे थे और इन्हीं मुद्दों पर जो मौजूदा सरकार है वो काम भी कर रही है। तो ऐसे में सभी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन देखिए कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस के पास इन 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है और बाकी जो 3 सीटें थी वो गठबंधन के साथ थी, इंडिया गठबंधन में वो सीटें थी। तो ऐसे में अगर कांग्रेस यहां पर अपनी जो उनके हिस्से में जो 4 सीटें थी वहां पर 1 या 2 का भी कांग्रेस सीट को नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो बड़ा नुकसान माना जा सकता है। तो वहीं बीजेपी अगर इन 4 सीटों में से
जो कांग्रेस के पास है। हालांकि स्लम्बर की जो सीट थी वो बीजेपी की सीट थी, वहां पर बीजेपी चुनाव अब भी लड़ रही है। और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहे, कांग्रेस के पास 4 सीटें थी, बीजेपी के पास 1 सीट थी, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी लड़ाई नहीं है। बीजेपी यहां पर 1-2 सीटें अगर जीत कर आती है तो कहीं ना कहीं सरकार की वो उपलब्धि मानी जाएगी। चलिए मुबारक, आप हमारे साथ बने रहिए और भी लोगों से कमेंट्स ले लेते हैं। रवीश जी, आपके पास चलना चाहेंगे। किन, जैसा मुबारक बता रहे थे कि तमाम मुद्दों को लेकर वो जा रहे हैं लोगों तक, क्या वहां पर क्या मुद्दे हैं जो स्टार प्रचारक लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? जी आदित्य, अगर बात करें तो ये लगभग 130 किलोमीटर का क्षेत्र है, 3 लाख मतदाता है। मतदाताओं की अगर बात करें तो एसटी, एससी, गुजर बाहुल्य सीट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं चुनाव में गौण हो जाते हैं। कि एक 2 बड़ी वजह है। एक वजह है कि भले ही जनरल सीट हो, लेकिन दोनों ही जो पार्टियां हैं, पिछले अगर 4 चुनाव की बात की जाए, 5वां चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी गुर्जर पे दाव खेलती है और कांग्रेस मीणा पे दाव खेलती है। तो जातिगत वोट बैंक जो है उसी के साथ जनता ये चाहती है कि उनका एमएलए वो होना चाहिए जो उनके बीच मौजूद रहे, उनकी सुन सके। और साथ ही एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर है कि ये सीट वो सीट है जहां 2 बार कांग्रेस जीती है अभी फिलहाल, जो आज जो अंतिम 2 चुनाव थे। तो लेकिन अब सरकार जो कि राजस्थान में बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में ये भी है कि हमारा एमएलए हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने वाला भी होना चाहिए और साथ ही फंड की व्यवस्था करने वाला भी होना चाहिए, जिससे विकास कार्य जो है आगे बढ़ सके। तो महत्वपूर्ण बात यह कि मतदाता ये मन बना चुके हैं कि वो जाएंगे कहां पर। ठीक है रवि जी, एकदम। अब मुदित गौर के पास चल जाऊंगा। मुदित जी, वही सवाल, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं स्टार प्रचारक? जो बिल्कुल स्टार प्रचारक जो है वो इस मेन मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं कि जो यहाँ पर विकास हुए हैं, बीजेपी लगातार विकास की बात कर रही है। 10 साल का जो उनका 10 महीने का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर के बात की जा रही है। और जो यहाँ पर पूर्व में विधायक रहे हैं जुबेर खान, उनके विकास को लेकर के बात की जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में जो स्टार प्रचारक की बात करें तो मुख्यमंत्री की यहाँ पर सभा हुई थी नॉमिनेशन के दौरान, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यह रामगढ़ क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र है, यहाँ पर साइबर ठगों से पूरा देश परेशान है, उसको लेकर के सरकार काम कर रही है। ईआरसीपी का मुद्दा जो है उस पर चर्चा की गई। ईआरसीपी का पानी इस क्षेत्र को मिलना चाहिए, पूर्वी राजस्थान से जो लगता हुआ क्षेत्र है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के स्टार प्रचारक बात करें। लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार सरकार के 10 महीने का जो कार्यकाल है उसमें लेकर के विकास के मुद्दों को गौण बता रहे हैं। और जो बड़े लीडर्स हैं उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमेशा जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का चुनाव बनाती है। इसको लेकर के भी सभी की मंशाएं अलग अलग नजर आ रही है। ठीक है मुदित। विपिन, आपके पास चलते हैं, बहुत कम समय है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। स्टार प्रचारक किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? कुछ क्षेत्र है यहाँ पर स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। स्थानीय मुद्दे में सबसे बड़ी बात यह है कि सलूम्बर नया जिला बना है, यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों को या तो उदयपुर आना पड़ता है 70 किलोमीटर दूर, या फिर गुजरात की तरफ पलायन करना पड़ता है। तो इस बीच में वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो स्थानीय मजदूर है उनको वहीं पर उद्योगों की स्थापना करके रोजगार दिए जाए। उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे है, उसको राष्ट्रीय नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जाए। इसके अलावा भी वहां पर कई प्रकार के स्थानीय मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दों पर हमेशा जोर रहता है, जनजातीय मुद्दों में, उन्हीं पर चर्चा है और उन्हीं पर जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे, मुबारक खान, रवीश टेलर, मुदित गौर और विपिन सोलंकी।